नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आवाज इंडिया के सभी दर्शकों को आषाढ़ी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। विट्ठल के जयकारों से गूंजा महाराष्ट्र, पंढरपुर में लाखों भक्तों का आस्था सैलाब। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज के साथ रियो में पीएम मोदी का ऐतिहासिक स्वागत, भारत की संस्कृति ने जीता दिल। डोनाल्ड ट्रंप को सीधी टक्कर देने मैदान में उतरे एलन मस्क, अमेरिकी पार्टी का किया ऐलान। दलाई लामा के 90वें जन्मदिन पर दुनिया की नजरें धर्मशाला पर, उत्तराधिकारी पर हो सकता है ऐलान। ईरान के मिसाइल हमले से हिला इजरायल, सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान, नेतन्याहू सरकार ने साधी चुप्पी। बारिश ने मचाया कहर, यूपी, दिल्ली, हिमाचल में ऑरेंज अलर्ट, पहाड़ों पर भूस्खलन का खतरा। लालू प्रसाद यादव बने आरजेडी अध्यक्ष, राबड़ी ने खोले पारिवारिक राज, तेजस्वी ने नीतीश को घेरा। और अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र आज भक्ति की तरंगों में सराबोर है। हर ओर गूंज रहा है विट्ठल विट्ठल जय हरि विट्ठल। आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर लाखों वारकरी पंढरपुर में विट्ठल रुक्मणी के दर्शन के लिए उमड़ पड़े हैं। सुबह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी अमृता फडणवीस ने मंदिर में महापूजा की। विट्ठल को पोशाक पहनाई गई, दूध से अभिषेक किया गया और आरती भी खुद की। इस वर्ष की सरकारी पूजा का गौरव सातारा जिले के किसान दंपत्ति बाला साहेब और शोभा पाटिल को मिला, जिन्हें मंच पर मुख्यमंत्री ने सम्मानित भी किया। खास बात यह रही कि वीआईपी दर्शन पूरी तरह बंद रखे गए, जिसमें आम श्रद्धालुओं को बिना बाधा दर्शन का सौभाग्य मिले। चंद्रभागा के तट से लेकर पंढरपुर की गलियों तक हर जगह हरिनाम संकीर्तन गूंजता रहा। नामदेव पगडंडी फूलों से सजी और मंदिर रोशनी से जगमगा उठा। मुंबई में भी भक्ति का माहौल दिखा। वडाला के विट्ठल मंदिर में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी भगवान विट्ठल की पूजा अर्चना की। रात भर कीर्तन और मृदंग ताल से धुन से पूरा इलाका भक्ति रस में डूबा रहा। वहीं डोंबिवली रेलवे स्टेशन पर भी 17 साल से चली आ रही हरिनाम वारी में इस बार भाजपा नेता रविंद्र चौहान शामिल हुए। प्लेटफॉर्म पर विट्ठल प्रतिमा स्थापित कर हरिनाम संकीर्तन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के रियो के जेनेरियो पहुंच चुके हैं, जहां भारतीय समुदाय ने उनका पारंपरिक और भावनात्मक स्वागत किया। स्वागत समारोह में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर "ये देश नहीं मिटने दूंगा" गीत पर नृत्य प्रस्तुति के साथ सबका दिल जीत लिया। पीएम मोदी ने वहां मौजूद भारतीयों से संवाद किया और उनकी देशभक्ति की भावना की सराहना की। उन्होंने एक्स पर तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि भारत से हजारों किलोमीटर दूर ये प्रेम अविश्वसनीय है। ये प्रधानमंत्री मोदी की ब्राजील की चौथी यात्रा है, जहां वे ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने आमंत्रण दिया था इस यात्रा के लिए। सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी कई द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं। बाद में वे ब्राजीलिया में राजकीय यात्रा पर जाएंगे, जहां व्यापार, रक्षा, अंतरिक्ष, कृषि और स्वास्थ्य जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इससे पहले मोदी अर्जेंटीना में राष्ट्रपति माइली से मुलाकात कर चुके हैं और ये दौरा केवल कूटनीतिक एजेंडा नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान का भी प्रदर्शन बन गया है। ब्राजील में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर हुए स्वागत ने दुनिया को संदेश दिया है, भारत जहां भी जाता है वहां सिर्फ नीति नहीं, संस्कृति भी साथ ले जाता है। रियो से ब्राजीलिया तक भारत की सशक्त मौजूदगी महसूस की जा रही है। अमेरिका की राजनीति में एलन मस्क ने एक नया धमाका कर दिया है। उन्होंने अपनी नई राजनीतिक पार्टी अमेरिका पार्टी के गठन का ऐलान कर दिया है। एलन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोल चलाने के ठीक एक दिन बाद ये हुआ। मस्क ने कहा, 2 दलीय सिस्टम से आजादी का वक्त आ गया है। मस्क का ये कदम सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती माना जा रहा है। कभी ट्रंप के करीबी रहे मस्क अब खुलकर विरोध में आ गए हैं। दरअसल ट्रंप ने हाल ही में वन बिग ब्यूटीफुल बिल पास कराया, जिसे मस्क ने अमेरिका को आर्थिक संकट में डालने वाला बताया है। मस्क ने ट्रंप समर्थक सांसदों को हटाने के लिए अपनी दौलत झोंकने की बात कही है। वहीं ट्रंप ने भी पलटवार करते हुए मस्क की कंपनियों की सब्सिडी बंद करने की धमकी दी है। मस्क का दावा है कि उनकी पार्टी तकनीकी प्रेमी और स्वतंत्र विचार वाले लोगों की आवाज बनेगी। इस कदम से अमेरिका में तीसरे राजनीतिक विकल्प की जमीन बनती दिख रही है।
ट्रंप बनाम मस्क की ये जंग अब सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रह गई है। ये टकराव अमेरिका की सत्ता के समीकरणों को गहराई से प्रभावित कर सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मस्क की अमेरिका पार्टी जनता का कितना भरोसा जीत पाती है। क्या एलन मस्क वाकई अमेरिकी राजनीति की तीसरी बड़ी ताकत बनेंगे या फिर ये सिर्फ एक हाई प्रोफाइल शो बनकर रह जाएगा? फिलहाल इतना तय है, ट्रंप को अब सीधी टक्कर मिल रही है। दलाई लामा के 90वें जन्मदिन पर पूरी दुनिया की नजरें धर्मशाला पर टिक गई हैं। बड़ा सवाल यही है कि क्या तिब्बती धर्मगुरु अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करेंगे? 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो पहले ही संकेत दे चुके हैं कि इस बार परंपरागत पुनर्जन्म नहीं बल्कि उद्भव यानी कि स्वयं द्वारा चयन की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। उनका कहना है कि चीन के हस्तक्षेप से बचने के लिए अगला दलाई लामा स्वतंत्र देशों में जन्म ले सकता है, जैसे भारत के हिमाचल, लद्दाख या फिर उत्तराखंड में। अगर ऐसा होता है तो ये चीन की तिब्बत नीति को सीधी चुनौती होगी। ये निर्णय तिब्बती समुदाय की धार्मिक परंपराओं की रक्षा और वैश्विक राजनीतिक संदेश दोनों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। ईरान के मिसाइल हमलों ने इजरायल के सैन्य ढांचे को नुकसान पहुंचाया है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक हमलों में इजरायल के हवाई अड्डे, खुफिया केंद्र और लॉजिस्टिक बेस को निशाना बनाया गया। लेकिन नेतन्याहू सरकार इस पूरे मामले को छिपाने की कोशिश कर रही है। सैन्य सेंसरशिप के जरिए इस तबाही की असल तस्वीर सामने नहीं आने दी जा रही है। इजरायल डिफेंस फोर्स ने भी कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है, जिससे अटकलें और बढ़ गई हैं। रिपोर्ट के अनुसार 6 मिसाइलों ने इजरायल के उत्तरी, मध्य और दक्षिणी हिस्से को व्यापक नुकसान पहुंचाया है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि इजरायल इस हमले का जवाब कैसे देगा, लेकिन इतनी चुप्पी से संकेत यही है कि मामला गंभीर है। देश भर में मानसून ने एक बार फिर से कहर बरपाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने यूपी के 29 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, बिहार, झारखंड और अन्य राज्यों में भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। पहाड़ी राज्यों, विशेषकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश के साथ भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। दिल्ली में गरज चमक के साथ तेज हवाओं और बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। आज और कल लगातार बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि दिल्ली में बारिश का सिलसिला 11 जुलाई तक जारी रह सकता है। बारिश के इस दौर ने एक ओर जहां राहत दी है, वहीं दूसरी ओर जलजमाव, ट्रैफिक, जनजीवन में बाधा के हालात भी पैदा कर दिए हैं। बिहार में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव को 2028 तक का पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। इस बैठक में राबड़ी देवी ने पहली बार परिवार के अंदरूनी विवाद पर खुलकर बात की और कहा कि हर घर में बंटवारा होता है। वहीं तेजस्वी यादव ने आगामी चुनाव के लिए रणनीति पेश की और जनता से जुड़कर काम करने वालों को टिकट देने की बात कही है। उन्होंने एनडीए नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला और कहा कि मौजूदा सरकार ने बिहार को सिर्फ वादे दिए, विकास नहीं। लालू यादव ने भी कार्यकर्ताओं से चुनावी तैयारियों में जुटने का आह्वान किया है। ये बैठक केवल नेतृत्व के चयन तक सीमित नहीं है, बल्कि विपक्ष की आगामी रणनीति का ऐलान भी माना जा रहा है। और चुनाव में उम्मीदवार कौन होगा उसके लिए सर्वे हो रहा है। सर्वे होगा निश्चित रूप से एमएलए के चुनाव में पद पर उम्मीदवार आप ही के बीच से चुना जाएगा, अनुमानित दी जाएगी। इसके लिए हम काफी प्रयास हम भी करते हैं, तेजस्वी से बात करते हैं। तो आप लोग को मैं पुनः बधाई देता हूं सब साथियों को और ये विश्वास दिलाता हूं कि आपने हम पर विश्वास किया। आपके विश्वास के झंडा को हम झुकने नहीं देंगे, पार्टी को कंट्रोल करने। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अर्जेंटीना यात्रा ने दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई दी है। मोदी और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और खनिज जैसे अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया है। ये 57 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की अर्जेंटीना की द्विपक्षीय यात्रा है। बैठक में भारत की विकास यात्रा में अर्जेंटीना को विश्वसनीय भागीदार के रूप में शामिल करने पर जोर दिया गया। लिथियम और तांबे जैसे खनिजों को लेकर रणनीति सहयोग पर सहमति बनी है। मोदी जी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति नायक जनरल सैन मार्टिन की समाधि पर श्रद्धांजलि भी दी। भारत अर्जेंटीना रणनीतिक साझेदारी को 5 साल पूरे हो गए हैं। मोदी ने व्यापार समझौते में MERCO, SUR जैसे समूहों के विस्तार की भी बात कही है। प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रवासी समुदाय से मुलाकात की और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बताया। भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अर्जेंटीना के शेल ऑयल और गैस भंडार को लेकर चर्चा हुई है। दोनों नेताओं ने कृषि, खेल और फार्मा जैसे नए क्षेत्रों में भी साझेदारी की संभावनाएं तलाशी। ये यात्रा दोनों देशों के लिए आर्थिक से लेकर भावनात्मक रिश्तों का सेतु बनती दिख रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई पर अगला हफ्ता निर्णायक हो सकता है। हमास की सकारात्मक प्रक्रिया के बाद 60 दिन के युद्ध विराम का रास्ता खुलता दिख रहा है। प्रस्ताव के तहत पहले दिन 8 बंधकों की रिहाई, फिर क्रमशः अन्य बंधकों को छोड़ा जाएगा। इजरायली सेना ने 10 लाख से ज्यादा खाद्य पैकेज गाजा में पहुंचाने की जानकारी दी है। बीते 24 घंटे में गाजा में 138 फिलिस्तीनी मारे जाने की खबर है। दक्षिणी लेबनान में इजरायली ड्रोन हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और कई घायल हुए हैं। ये हमला नवंबर के युद्ध विराम समझौते के उल्लंघन के तौर पर देखा जा रहा है। ट्रंप ने इजरायली पीएम नेतन्याहू की व्हाइट हाउस यात्रा पर भी बातचीत की बात कही है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी अमेरिका इजरायल रणनीति पर चर्चा होगी। इस घटनाक्रम ने गाजा संघर्ष में कुछ उम्मीद की किरण दिखाई दी है, लेकिन जमीनी हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं और कोई भी समझौता बेहद नाजुक होगा। अगले हफ्ते की वार्ता से ये तय हो सकता है कि मध्य पूर्व में शांति लौटेगी या फिर तनाव बरकरार रहेगा। अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर राहुल गांधी के बयान पर केंद्र सरकार ने कड़ा जवाब दिया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी ट्रंप की टैरिफ समय सीमा के सामने झुक जाएंगे। पीयूष गोयल ने पलटवार करते हुए कहा कि भारत आज अपनी शर्तों पर समझौते करता है, न कि समय सीमा पर। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय जो समझौते हुए वे राष्ट्रहित के खिलाफ थे। गोयल ने साफ कहा कि भारत तभी कोई समझौता करेगा जब वो देश के हित में होगा। उन्होंने यूएई, ऑस्ट्रेलिया और मॉरिशस जैसे देशों के साथ हुए FTA का हवाला भी दिया। गोयल ने कहा कि अब भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है और वैश्विक मंच पर मजबूती के साथ खड़ा है। राहुल गांधी को उन्होंने गंभीरता से न लिए जाने वाला नेता बताया। कहा कि कांग्रेस सिर्फ नकारात्मकता फैलाती है, कोई ठोस एजेंडा नहीं है उनके पास। गोयल ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचार का अड्डा करार दिया। उन्होंने दावा किया कि पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापार को लेकर उत्साहित है। ट्रंप की समय सीमा पर झुकने की बात उन्होंने राजनीतिक प्रोपेगेंडा करार दी। महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा दृश्य सामने आया है। उद्धव और राज ठाकरे करीब 2 दशक के बाद एक मंच पर। 3 भाषा नीति के खिलाफ मराठी अस्मिता की लड़ाई में दोनों भाई फिर साथ आए। मराठी की आवाज रैली में दोनों ने खुलकर हिंदी थोपे जाने के खिलाफ आवाज उठाई। वर्ली के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बिना किसी पार्टी झंडे के आयोजित रैली ने बड़ा संदेश दिया। स्टैलिन ने इस एकता का स्वागत करते हुए केंद्र की शिक्षा नीति पर हमला बोला। स्टैलिन का आरोप हिंदी थोपने की नीति से तमिलनाडु और महाराष्ट्र एक जैसे प्रभावित हो रहे हैं। रैली में उद्धव ने साफ कहा, अब हम साथ रहेंगे और सत्ता भी साथ लेकर आएंगे। राज ठाकरे ने इसे गैर राजनीतिक मराठी अस्मिता की रैली बताया। 20 साल बाद दोनों भाइयों को मंच पर देखकर मराठी समुदाय में उत्साह का माहौल दिखा। रैली मराठी भाषा के लिए थी, लेकिन इसके पीछे राजनीतिक समीकरण भी साफ नजर आए। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ये गठबंधन लोकसभा और विधानसभा चुनावों को प्रभावित कर सकता है। मराठी अस्मिता के नाम पर यह सियासी एकजुटता आने वाले समय में बड़ा मोड़ बन सकती है।
दिल्ली से जयपुर की दूरी अब और कम हो गई है। नया एक्सप्रेसवे शुरू हो गया है। राजस्थान में 67 किलोमीटर लंबा बांदीकुई जयपुर एक्सप्रेस कंट्रोल एक्सप्रेस वे शनिवार को चालू कर दिया गया। अब दिल्ली से जयपुर की यात्रा मात्र 2.5 घंटे में पूरी हो सकेगी। नितिन गडकरी ने 2016 करोड़ की परियोजना को पूरी होने की घोषणा की है। ये दिल्ली बड़ौदा और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जयपुर से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण रूट है। बांदीकुई से जयपुर की दूरी अब 30 मिनट में तय हो रही है। पहले इसमें घंटा भर लगता था। एक्सप्रेस वे का डिजाइन पर्यावरण को ध्यान में रखकर किया गया है। ये स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र को बचाते हुए तेज, सुरक्षित और सीधा मार्ग प्रदान करता है। NH 48 और NH 21 पर ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। सड़क मंत्रालय के अनुसार इससे न केवल समय और ईंधन बचेगा बल्कि यात्रा भी सुगम होगी। गुरुग्राम से जयपुर की ओर जाने वालों को अब 2 विकल्प मिल गए हैं। नई सड़क के जरिए राजस्थान की राजधानी से जुड़ाव और मजबूत होगा। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई की। थाईलैंड से आए एक यात्री के बैग से 45 दुर्लभ जीवित जानवर बरामद किए। इनमें रैकून, हाइरेक्स, काली लोमड़ी और इगुआना जैसे प्रजातियां शामिल हैं। तस्करी के इस तरीके से कुछ जानवरों के दम घुटने से मौत हो गई है। जानवरों को बैग में बंद कर अवैध तरीके से देश में लाया जा रहा था। रेस्क्यू एसोसिएशन फॉर वाइल्ड लाइफ वेलफेयर ने विशेषज्ञों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया। जानवरों को स्थिर किया गया और वन्य जीव संरक्षण कानून के तहत कार्रवाई की गई। प्राथमिक जांच में ये मामला अंतर्राष्ट्रीय पशु तस्करी से जुड़ा बताया जा रहा है। पकड़े गए यात्री से पूछताछ जारी है और अन्य संपर्कों की जांच हो रही है। बता दें कि दुर्लभ जानवरों की तस्करी एक बड़ा खतरा बनती जा रही है। मुंबई एयरपोर्ट पर पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। जांच एजेंसी ने कहा है कि इस तरह की तस्करी के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। और यहाँ पर समाचार में हो गया एक और छोटे से ब्रेक का वक्त, तो यहाँ लेंगे ब्रेक। आप बने रहिए हमारे साथ। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, 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 आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। भारतीय अंडर 19 टीम ने इंग्लैंड को पटकनी देते हुए यूथ वनडे सीरीज अपने नाम कर ली है। चौथे वनडे में भारत ने इंग्लैंड को 55 रन से हराकर सीरीज में 3-1 की अजय बढ़त बनाई। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 363 रन बनाए, वो भी सिर्फ 9 विकेट पर। वैभव सूर्यवंशी धमाकेदार 143 रन बनाने में कामयाब रहे, जबकि विहान मल्होत्रा ने भी 129 रनों की शानदार पारी खेली। वैभव ने सिर्फ 52 गेंदों में शतक ठोककर यूथ वनडे क्रिकेट का नया इतिहास रच दिया है। उन्होंने सबसे तेज और सबसे युवा शतकवीर बनने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। विहान और वैभव की जोड़ी ने इंग्लैंड पर पूरी तरह से दबाव बनाकर रखा था। जवाब में इंग्लैंड की शुरुआत शानदार रही, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने वक्त पर विकेट निकाले। रॉकी फ्लिंटॉफ ने शतक जरूर जड़ा, लेकिन उन्हें किसी का साथ नहीं मिला। पुष्पक और अमरीश की कसी हुई गेंदबाजी ने इंग्लैंड की कमर तोड़ दी। पुष्पक ने 3 और अमरीश ने 2 विकेट चटकाए। इंग्लैंड की पूरी टीम 308 रन पर सिमट गई और भारत ने मैच 55 रन से जीत लिया। वैभव सूर्यवंशी को उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। अब सीरीज का आखिरी मुकाबला औपचारिक भर रह गया है। टीम इंडिया की इस जीत ने यूथ क्रिकेट में भी भारत की बादशाहत फिर से साबित कर दी है। बॉलीवुड के एनर्जेटिक स्टार रणवीर सिंह ने सोशल मीडिया पर अचानक ऐसा कुछ कर दिया जिससे उनके फैंस में खलबली मच गई है। रणवीर ने अपने इंस्टाग्राम से न सिर्फ सारी पोस्ट हटा दी, बल्कि डिस्प्ले पिक्चर भी गायब कर दी है। ये सब कुछ उनके 40वें जन्मदिन से एक दिन पहले हुआ, यानी कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। बताया जा रहा है कि रणवीर सिंह अपनी कमबैक फिल्म धुरंधर के साथ वापसी कर रहे हैं। फिल्म के निर्देशक आदित्य धर हैं और इसका फर्स्ट लुक आज दोपहर
12:12 पर रिलीज होने की तैयारी है। रणवीर ने इंस्टा स्टोरी में 2 तलवारों के साथ यही वक्त लिखा है 12:12, जो रहस्य को और गहराता है। फिल्म में एक्शन भरपूर होगा, साथ ही होंगे संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और अक्षय खन्ना जैसे सितारे। रणवीर की पिछली फिल्म के बाद ये 2 साल का इंतजार अब लगता है खत्म होने वाला है। फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि ये सोशल मीडिया साफ सफाई असल में एक रणनीतिक प्रमोशन है। धुरंधर के जरिए रणवीर न सिर्फ वापसी करेंगे बल्कि एक नया अवतार भी दिखा सकते हैं। अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं रविवार दोपहर 12:12 पर। क्या वाकई होगा कोई बड़ा धमाका? रणवीर की इस डिजिटल गेम ने बता दिया है स्टारडम सिर्फ स्क्रीन से नहीं, स्क्रीन के पीछे से भी लिखा जाता है। हॉलीवुड अभिनेता माइकल मेडसेन अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। 67 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। उनके निधन की खबर ने फिल्म इंडस्ट्री को झकझोर दिया है। भारत में भी शोक की लहर है। प्रभास की फिल्म द राजा साहब के मेकर्स ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है और उनके साथ काम करने को सम्मान बताया। पीपल मीडिया फैक्ट्री ने लिखा, निशब्द में उनके साथ काम करना गर्व की बात थी। आप हमेशा याद किए जाएंगे। मेडसेन को दुनिया भर में पहचान मिली क्वेंटिन टारंटिनो की रिजर्वियर डॉग्स से, जिसमें वो मिस्टर ब्लॉन्ड बने थे। इसके बाद उन्होंने कई यादगार किरदार निभाए, हॉलीवुड में अपनी अलग छाप छोड़ी। उनकी रफ एंड इंटेंस स्क्रीन प्रेजेंस उन्हें भीड़ से अलग बनाती थी। उनकी अचानक हुई मौत ने फैंस को हैरान कर दिया है, लेकिन उनके अभिनय की विरासत अमर हो गई है। फिल्मी जगत एक ऐसे अभिनेता को अलविदा कह रहा है जिसने सीमाओं से परे अभिनय किया और अभिनय को जिया। भारत के फिल्मकारों, कलाकारों ने भी सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। मेडसेन का जाना सिनेमा की एक मजबूत आवाज का शांत होना है। उनका किरदार तो शायद पर्दे पर था, लेकिन असल दिलों पर हमेशा के लिए रहेगा। आमिर खान की सितारे जमी पर बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए रिकॉर्ड बना रही है। फिल्म ने 16वें दिन तक 141.65 करोड़ की कमाई कर ली है और 150 करोड़ क्लब में बेहद करीब है। आमिर की ये वापसी लाल सिंह चड्ढा की असफलता के बाद हुई है और क्या जबरदस्त वापसी है, सभी देख रहे हैं। फिल्म को पॉजिटिव व्यूज और दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। आमिर के साथ जेनेलिया डिसूजा ने पत्नी का किरदार निभाया है और दोनों की केमिस्ट्री को सराहा जा रहा है। सच कहें तो ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं, एक एहसास है जो दर्शकों के दिल को छू गया है। शुक्रवार को फिल्म ने 2.4 करोड़ और शनिवार को 3.85 करोड़ की कमाई की, जो बताता है कि फिल्म की रफ्तार कायम है। आने वाले दिनों में इसके 150 करोड़ पार करने की पूरी संभावना है। आमिर खान ने रियल कास्ट के साथ काम कर ईमानदारी को फिर से साबित किया है। साल 2024 की हिट फिल्मों में अब सितारे जमी पर भी शामिल हो चुकी है। लगातार 3 वीकेंड तक फिल्म ने जो पकड़ दिखाई है वो परफेक्शनिस्ट बॉन्ड को फिर जिंदा करती है। साल 2024 की हिट फिल्मों में अब सितारे जमी पर भी शामिल हो चुकी है। लगातार 3 वीकेंड तक फिल्म ने जो पकड़ बनाई है वो परफेक्शनिस्ट ब्रांड को फिर जिंदा करती है। बॉक्स ऑफिस से मिल रही रिपोर्ट यही कहती है, आमिर फिर मैदान में है और इस बार सितारे वाकई जमीन पर उतर आए हैं। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।